नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पताल की कि कैसे सुधरे हाल। और इस बातचीत की वजह, ट्रिगर पॉइंट ये है कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सीबीआई ने एक रेड की और इसके साथ ही वहां डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ की गिरफ्तारी हुई। 10-15 की संख्या में लोग गिरफ्तार हुए। पता ये चला कि वहाँ एक बड़ा रैकेट चल रहा था, घूसखोरी का रैकेट आप कह सकते हैं, जिसमें शामिल लोग बाहर जो सप्लायर्स हैं उनसे कमीशन लेकर उनके सप्लाई ले रहे थे, ऐसी चीज़ें जिनकी अस्पताल में ज़रूरत होती है। और यही नहीं, अस्पताल के भीतर मरीज़ों के एडमिशन, मरीज़ों के जो डिस्चार्ज होता है उस पर जो सुविधाएं हैं अस्पताल में फ्री, उसको चार्ज लेकर, मतलब उसके वो सुविधाएं के बदले, उन सुविधाओं के बदले घूस लेकर, इस तरह के तमाम एक रैकेट चल रहा है। पिछले साल सफदरजंग अस्पताल में इस तरह की घटना हुई थी। सीबीआई को कहीं से जानकारी मिलती है और उस जानकारी के आधार पर सीबीआई जांच पड़ताल करती है। इस तरीके का रैकेट का खुलासा होता है। आप कहेंगे या कोई भी आदमी कहता है कि अगर आप लग जाएं पीछे तो देश के हर अस्पताल में ऐसे रैकेट्स आपको मिलेंगे। ऐसी स्थिति क्यों है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारा मकसद सरकारी अस्पतालों को बदनाम करने का बिल्कुल नहीं है। हम ये मानते हैं कि इस देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी सबसे मजबूत स्थिति जो है वो सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ही है। हमारे स्क्रीन पर आप डेटा देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे। लेकिन उसमें जो घुन लगी हुई है, उस घुन को दूर करने के लिए लगातार बार बार कोशिश करते रहना ज़रूरी है। किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को, घूसखोरी को नॉर्म मान लेना, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी। तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ होंगे। भारत सरकार के पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी CK मिश्रा साहब हमारे साथ होंगे और RML अस्पताल के एडवाइज़र और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर राजीव सूद। तो चूंकि भारत सरकार में रह चुके हैं CK मिश्रा साहब, तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। मिश्रा साहब, जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना अस्पताल है हमारे, केंद्रीय सूची में भी स्वास्थ्य है और राज्य सूची में भी है, लेकिन हम जानते हैं कि ज़्यादा ऑपरेशन जो है वो राज्य के ज़िम्मे होता है। तो इसमें जो भ्रष्टाचार है उसकी गंगोत्री अगर हम समझना चाहें, या कोई ऐसा आपके अनुभव के हिसाब से कोई ऐसा पॉइंट जहां पे स्ट्राइक करना चाहिए ताकि स्थितियां सुधरे। देखिए, आपने सही कहा शुरू में ही कि मुद्दा अस्पताल को बदनाम करने का नहीं है या उन पर उंगली उठाने का नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो भ्रष्टाचार की बातें आप सुनते आए हैं और यदाकदा सुनते रहते हैं, कई बार कार्रवाई भी होती है, वो ना तो इंटेंडेड है, ना ही वो अस्पताल का चरित्र है। वो कुछ व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों? ऐसा इसलिए मेरे विचार से होता है क्योंकि अस्पताल पर इतना अधिक दबाव है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो दूसरों से पहले अपना इलाज उसमें प्राप्त करे, और इसके कारण कई ऐसे गलत लोग बीच में आ जाते हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। अस्पताल व्यवस्था में जो इंटेंट्स होते हैं, जो आप टेंडर करते हैं, सामान मंगवाते हैं, उस पे भी कई बार प्रश्न उठते हैं। व्यवस्था में खामी नहीं है, बट व्यवस्था उन पर यदि समय पर रिएक्ट नहीं करेगा तो ऐसी चीजें होती आएंगी। मेरा अपना विचार है कि संभवतः समय समय पर उतनी कड़ी कार्रवाई हम नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए इस तरह की चीजों के विरुद्ध। लोगों में भी जागरूकता की कमी है, जिसके चलते शिकायत भी कम आते हैं, और जब तक इस तरह का CBI का फॉलो अप नहीं होता है, हम कुछ ले नहीं पाते हैं। क्योंकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इलाज का मुख्य जरिया
आज भी भारत में गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल ही है। ये जो समस्या है, इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी कोई मामला सामने आता है, उस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि इसकी पुनरावृत्ति फिर न हो, दोबारा ये दोहराया न जाए। जी, तो नज़ीर सेट करने की बात करें, एग्जाम्पल सेट करने होंगे। और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अगर कार्रवाई होती है, एक्शन होता है, तो पूरे देश तक बात पहुंचती है, उस पर चर्चा होती है, उसका असर होता है। डॉक्टर सूद, आप एडवाइज़र भी हैं वहाँ आरएमएल में, तो आरएमएल तो एक बड़ा ही प्रतिष्ठित संस्थान है, राजधानी में है, एक झटका भी है उसकी प्रतिष्ठा को, नो डाउट। लेकिन वहाँ ये सब होता है अगर, तो सुन के लोगों को थोड़ी हैरानी होती है। हाँ जी, आप देखिए कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से जुड़े हुए मेरे को अब पूरे 40 साल हो गए हैं और इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं सिस्टम में। सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं टाइम टू टाइम। और आपको मालूम है कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो करप्शन की बात आप कर रहे हैं वो इतनी नहीं है, पर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। इसमें आपको ये मानना कि सारा सिस्टम ही करप्ट है वो ठीक नहीं है। हाँ, जो जो करप्शन अंदर मेथड्स उसके कुछ कंपनीज भी उनको इंड्यूस करती हैं या ब्राइब ऑफर करती हैं, तो उससे बचना चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, एथिकल हमारा कंसर्न है कि इन चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान दें। और एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये स्टंट्स हैं, आपको याद होगा अगर पीछे कुछ सालों पहले तो सिर्फ प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट के अंदर भी स्टंट पे बहुत बड़ी चर्चा हुई थी और इस चर्चा में लाखों रुपए के स्टंट कुछ हजारों रुपए के हो गए थे। जी। और अब उसमें भी अगर आप कहें कि करप्शन है और अगर करप्शन उसके अंदर क्रेप्टिन हुई है तो उसको जड़ से ही खत्म करने के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं। टेंडर्स हैं, टेंडर्स से ऊपर जैम के सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। हर तरह के चेक आते हैं, कोई ना कोई तरीका जो लोग हैं वो कुछ अगर निकालते हैं तो उसको जल्दी से प्लग इन करने के लिए सरकार हमेशा कार्यरत रहती है। ये ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाता है, पर ये बात भी जरूर है कि कुछ हमारा कोई भी सिस्टम, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या कोई स्टैंड अलोन क्लिनिक हो, हर जगह एक जनरल वैल्यू जो है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपके जो कोलीग्स हैं उनसे कंपैरिजन रहता है। हाँ, कुछ लोग अपने को पीछे अगर समझते हैं, हम लोगों ने इंटरेक्शन किया है, जो लोग ऐसे चीज़ों में जिन पे शक भी हुआ जब वार्निंग दी, तो ये जो सिस्टम है इसको हमारे पे कमीशंस भी थे पहले, वो इसको एड्रेस करते थे। अभी हमारा कुछ ऐसा सिस्टम बन गया है कि जो कंपनसेशन है आपको कंपेयर टू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई सरकार में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, सेंट्रल ग्रुप है, सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है या और हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, एक तो यूनिफॉर्मिटी हमारी स्केल्स में और पे स्ट्रक्चर्स में हो, वो अच्छा रहेगा, वो एक इंसेंटिव है। और मैं डॉक्टर्स के लिए नहीं कह रहा, हर स्टेज के वर्कर्स के लिए। अभी हम जो कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम किसी को लेते हैं उसको आप 10 या 15 हजार रुपये देंगे, वो अपने तरीके, हमने देखा है कि वो अपने तरीके ढूंढने लगता है। और कुछ तो मरीज ही ब्राइब कर देते हैं, मरीज के रिलेटिव कि हमारा नंबर जरा जल्दी आ जाए, बहुत भीड़ है, लाइन लगी है। और वो जो ईमानदार लोग हैं उनको भी बार बार ऑफर करके जो जरूरत में है, कई बार करप्ट होते हैं, सब नहीं होते। जी। मैंने आपको बताया कि अगर आप ठीक से सर्वे करेंगे तो आपको 2-4% लोग ही ऐसे मिलेंगे और वो हर महकमे में है, वो हेल्थ केयर में नहीं है, हर महकमे में है। तो इसलिए हमको साथ के साथ, जैसे आपको पता है कोविड आया था, तो कोविड के अंदर हर रोज आपको गाइडलाइंस चेंज करनी पड़ती थी। सरकार भी वॉच कर रही है, सीबीआई भी एक अंग है हमारी मशीनरी का, और हर तरह से विजिलेंस चल रही है, अपनी इंटरनल विजिलेंस होती है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की विजिलेंस है, मिनिस्ट्री की विजिलेंस है, इंस्टीट्यूशन की अपनी विजिलेंस है, तीन तरफ से विजिलेंस चलती है। और जन औषध
अमृत फार्मेसी और अपनी फार्मेसी जो डेवलप हो रही हैं, उससे हम लोग आपने देखा ब्रांडेड और जेनरिक की भी चर्चा हुई, और हर तरह से हर रोज कुछ ना कुछ गाइडलाइंस या प्रोविजंस में चेंज होता है जिससे ये करप्शन पे प्लग कर सकें। और मैं नेशनल मेडिकल कमीशन में गवर्निंग काउंसिल में हूँ, और वहाँ पे भी ये चर्चा चलती है कि हम सारे सिस्टम को चेंज करके ई हॉस्पिटल सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम को स्मार्ट हॉस्पिटल बनाएं, तो जितने भी ये चांसेस हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, उसको प्लग कर सकें। जी, और हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ट्रिगर जरूर हमने लिया है आरएमएल हॉस्पिटल में और भ्रष्टाचार के मामले से, लेकिन बात सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। बात यह है कि जितना हमारा हेल्थ सिस्टम है वो आज compete कर रहा है प्राइवेट सेक्टर से, और वहाँ पर व्यवस्था इस तरीके से हो कि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। जो लोग उससे व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के ही, एक डॉक्टर प्राइवेट अपॉर्चुनिटी छोड़ के ही सरकारी नौकरी में टिकता है, तो दोनों जगह उसके कॉस्ट हैं। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे सजेशंस निकले जिससे हमारा सरकारी हेल्थ सिस्टम जो है वो और बेहतर हो सके। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तो एम्स में रहे हैं, कितना प्रेशर होता है? अभी बातचीत में हम लोग ये पॉइंट निकल कर आया कि इतना प्रेशर होता है जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इस तरीके के भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनती है। एम्स पर जो प्रेशर है वो अपने आप में एक कहानी है कि पूरे देश का आप कह सकते हैं, कम से कम नॉर्थ इंडिया का, अगर एम्स दिल्ली की हम बात करें, नॉर्थ इंडिया के कोने कोने से केसेस निकल कर आते हैं। क्या सारे केसेस इतने क्रिटिकल होते हैं जो और उससे नीचे, एम्स से नीचे कहीं डील नहीं हो सकते, राजधानियों में डील नहीं हो सकते? तो प्रेशर जो आता है डॉक्टर मिश्रा, वो अपने आप में सबूत है कि हमें ठीक करने की जरूरत है नीचे जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। आपने कहा कि एम्स दिल्ली में रोगियों की संख्या अत्यधिक होती है, और एम्स दिल्ली का जो एक गुणवत्ता के मामले में एक रेपुटेशन बनी है उनकी, उस वजह से लोग आते हैं। दूसरा, दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकार के जितने चिकित्सालय हैं, चाहे वो आरएमएल हो, सफदरजंग हो, एलएनजेपी हो, जीबी पंत हो, सभी में रोगियों की संख्या अत्यधिक होती है, जीटीबी हो, क्योंकि हमारे जो राज्य हैं, जैसे अगर जब हमने एक शोध किया, उसमें ये पाया कि करीब आधे रोगी जो हैं वो दिल्ली के बाहर के होते हैं जी। उसमें 22% उत्तर प्रदेश से, 11% बिहार से, झारखंड से, फिर इधर जो हमारे पास में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब से रोगी आते हैं, क्योंकि इन सभी केंद्रीय सरकार के चिकित्सालयों में सुविधाएं लगभग बिना किसी कॉस्ट के हैं, फ्री हैं, जिसको आप कह सकते हैं जी। दूसरे उपलब्ध हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं, अच्छे जो जांच करने के उपकरण हैं वो उपलब्ध हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं, और बहुत काम होता है इन सभी केंद्रीय सरकार के चिकित्सालयों में। 1-1 लाख, 1.5 लाख के ऑपरेशंस होते हैं साल के, और कितने रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, आप मतलब अंदाज लगाइए कि यहीं से ये बेसिकली गोल्ड माइन ऑफ हमारा जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं देश के लिए भी, और बहुत सारे लोग विदेश भी चले जाते हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके, डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी और बाकी स्टाफ भी। तो इनकी जो एक अहमियत है इन अस्पतालों की, उसको तो हम कम नहीं आंक सकते, चाहे वो कोई भी हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, सभी के, और एम्स तो है ही इसमें। जी जी। और तो ट्रेनिंग 3 साल सीनियर रेजिडेंसी में मिल जाती है, 3 साल पीजी में मिल जाती है, वो कहीं और निजी चिकित्सालयों में नहीं मिल पाता है वो एक्सपोजर। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आया था जब मैंने एमएस करी थी, और तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 वर्षों में मिला, वो शायद मुझे 15 वर्ष में भी किसी और दूसरे
चिकित्सालय में या अस्पताल संस्थान में काम करके नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी स्ट्रेंथ है, और इसमें मैं समझता हूं कि जो आपने मुद्दा उठाया है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे मिश्रा साहब ने भी कहा और राजीव सूद साहब ने भी कहा, देखिए मैं मानता हूं कि 99% लोग जो काम करते हैं, और शायद इसकी संख्या उससे ज्यादा भी हो, वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिना किसी लालच के करते हैं। ये मेरा लगभग 37 वर्ष का अपना एम्स के साथ जुड़ाव है, उससे मैं कह सकता हूं। जी जी। लेकिन जब तब कोई एक आध केस अवश्य निकलता है, इस तरह के जो एलिगेशंस लगते हैं और बाद में शायद कुछ में वो प्रूव भी होते हैं, कुछ में प्रूव नहीं हो पाते हैं। और ये मैं समझता हूं अब हम पे स्वयं पे निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना गिरे और किस चीज के लिए गिरे। आज सरकार में सैलरीज बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स की भी, नर्सेस की भी, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की भी। अगर आप प्राइवेट निजी क्षेत्र से इसकी तुलना करेंगे तो जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी सैलरी प्राइवेट से बेहतर है गवर्नमेंट में जी। तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी बात नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं सबको, छुट्टी का बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुरू में भी मैंने कहा ये हमारे शिक्षा व्यवस्था के सिरमौर हैं, जिन अस्पतालों का नाम डॉक्टर साहब ले रहे हैं दिल्ली के, और ना सिर्फ दिल्ली में, मुंबई में और राज्यों में भी कई जगह ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। और हम तो ये मानते हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है वही देश के आम आदमी के लिए है, नहीं तो प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी है उसमें, लेकिन जाना है तो आपका घर भी बिक जाता है, ये भी एक सच्चाई है। तो कैसे इसको हम पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े और बेहतर हम कर पाए, इसी पर हमारी चर्चा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों की, कि कैसे उनकी स्थिति और बेहतर हो ताकि ज़्यादा सहारा मिल सके लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में जाने की जो है ज़रूरत कम पड़े। मिश्रा साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो स्टेट में जो हॉस्पिटल्स हैं, PSCs हैं, CSCs हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि कुछ लोग व्यवस्था में छेद करके अपने लिए कमाई करना चाहते हैं, और इसकी वजह से पूरा सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि वो आम आदमी के लिए थोड़ा सा दुरूह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वहाँ तक पहुँचना करना। और नतीजा ये है कि हल्की सी बात पे भी लोग छिटक कर सरकारी से प्राइवेट व्यवस्था में चले जाते हैं और काफ़ी पैसा गंवाते हैं। ये स्थिति क्यों है? ये बात कुछ हद तक सही है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर सरकारी अस्पताल हैं उनमें व्यवस्था में कमी है, और उस कमी के कारण कई लोग उस अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 15 वर्ष या का समय ले लें, जब नेशनल हेल्थ मिशन प्रारंभ हुआ इस देश में, उसके बाद से निरंतर इसमें सुधार आया है। जी जी बिल्कुल, और इसको नकारा नहीं जा सकता है, बट फिर भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में समस्याएं आ रही हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि लोग सरकारी से छोड़कर प्राइवेट अस्पतालों की ओर जा रहे हैं, और जो आप कहते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और लोगों को महंगी इलाज मिल रही है, इसका प्रमुख कारण दो है। एक तो हम व्यवस्था में उस स्तर तक अभी तक सुधार नहीं ला पाए जिसमें लोग ये निश्चिंत हो जाएं कि हम जिस अस्पताल में जा रहे हैं उसमें हमारी व्यवस्था है और हमें इलाज पूरी तरह से मिलेगा। दूसरी समस्या ये है कि मेरे विचार से हमने उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है
कि हम उस तरह का माहौल वहां कायम कर सके। जी, तो हालांकि अभी पिछले दिनों कोविड के दौर में भी सरकार ने बड़े प्रॉमिस किए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के, और हो भी रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यहाँ तक कि पीएम ने हर ज़िले में एक मेडिकल अस्पताल की भी बात की, मेडिकल कॉलेज की। तो समय बहुत कम बचा है। डॉक्टर सूद, आपसे हम एक दो सलाह चाहेंगे जिससे कि सरकारी तंत्र की तरफ लोगों की दिलचस्पी और बढ़े हेल्थ को लेकर कम से कम। देखिए, इस टाइम जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मैं आपको बताऊंगा, मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काम किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर एमसी मिश्रा के साथ काम किया, सीके मिश्रा साहब के टाइम में जब वो हेल्थ सेक्रेटरी थे, मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ। और अब मैं पंजाब पूरी स्टेट देख रहा हूँ, और उसके अंदर चाहे वो मेडिकल हो या डेंटल हो या नर्सिंग हो, फिजियोथेरेपी हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, 170 इंस्टीट्यूशन देख रहा हूँ। मैंने ये देखा है कि एक तो जो डिस्पैरिटी है स्टेट में, सेंटर में और एम्स में या पीजीआई में, इसको इमीडिएटली खत्म करना चाहिए। और आपको जो ब्रेन ड्रेन की बात करते थे हम कि हमारे लोग इंडिया से बाहर चल जाते हैं, अब तो सेकंड लेवल ऑफ ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में मैं हूं और वहां पे मैंने देखा कि आधे लोग पीजीआई के सेंटर में चले, सैटेलाइट सेंटर में रिजाइन करके चले गए, और आधे भटिंडा एम्स में चले गए क्योंकि वहां सैलरी ज्यादा है। और जो गरीब लोग वहां पे बेनिफिट लेते थे, सरकार ने अच्छे के लिए किया, पर उसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं किया, और उससे क्या हुआ कि जो पूरी व्यवस्था थी वो और गड़बड़ा गई। और एनएमसी में नेशनल मेडिकल कमीशन। सर, चूंकि समय हमारी सीमा होती है, इसलिए रोक रहा हूं बीच में और फर्दर क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बड़े ही वैल्यूएबल सजेशंस आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के आम इंसान को का विश्वास जो है वो कायम रखा जाए सरकारी व्यवस्था पर। और सरकार नो डाउट इसमें स्टेप्स ले रही है। खर्च हमारा जो हेल्थ पर है वो बढ़ रहा है और बढ़ाना है हमें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियतें हैं हम मुहैया करा पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।